गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम साहब, सत श्री अकाल। माय नेम इज विजय सिंह सामोता। आई पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस विथ बीएड। आज हम 10वीं के बारे में, 10वीं के बोर्ड के बारे में हम बात करेंगे। उसमें किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होता है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए। एसएसटी सब्जेक्ट के बारे में हम आज फुल डिटेल से बात करेंगे। कहाँ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, कैसे उसको दूर किया जा सकता है। एसएसटी 10th में 4 बुक हैं, 4 बुक चलती हैं। भारत फर्स्ट बुक है भारत और समकालीन विश्व, दूसरी है समकालीन भारत पार्ट 2, तीसरी है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2, चौथी है आर्थिक विकास की समझ। अब पहले तो अपने को ये देखना है कि जैसे भारत और समकालीन विश्व 2 कैसे लगा। पार्ट 2 समकालीन भारत पार्ट 2, लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2। इसको पहले समझते हैं, क्योंकि भारत और समकालीन विश्व पार्ट 1 9th में है, समकालीन भारत पार्ट 2 9th में है, और लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 9th में है। तो अगर हम इस सिलेबस या जो टॉपिक हैं इन पे गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो 9th में जो चैप्टर थे या जो कोर्स था उसका अगला पार्ट 10th में। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि 9th भी इम्पोर्टेंट है। अगर 9th में आपने सही तरीके से पढ़ाई कर ली तो वो 10th में आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम कहाँ आती है। स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ आती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। स्टूडेंट को प्रॉब्लम वहाँ आती है अगर उसने एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस दोनों को अगर दिमाग में नहीं बैठाया तो वहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एसएसटी वैसे बहुत लंबा सब्जेक्ट बताते हैं, लेकिन इसमें मार्क्स लाना बहुत इजी है। मेहनत के साथ थोड़ा सा टेक्निकल यूज भी लेना चाहिए। अब आप देखेंगे कि 10th में 4 बुक हैं, पेपर 80 नंबर का होता है। तो हमें पता है कि हर बुक में से 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और यही चीज़ स्टूडेंट को ऑलमोस्ट स्टूडेंट को पता नहीं होती कि क्या पढ़ना है, किसको डीप पढ़ना है, किसको थोड़ा हल्का लेना है। स्टूडेंट उन्हीं 4 बुक में उलझ के रह जाता है और फिर वो ध्यान कम देता है, टेंशन में आता है। इतनी बुक 4 बुक हैं, लेकिन 4 बुक हैं लेकिन इतने टफ नहीं है। अगर इनको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा जाए या फिर सिस्टमेटिक ढंग से इनको टाइम दिया जाए तो एसएसटी ज़्यादा टफ नहीं।
हाँ, इसमें कुछ पार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री का है, तो वो भी इतना खास नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है स्टूडेंट की समस्या कि स्टूडेंट जो 4 बुक में जितने चैप्टर हैं, करीबन जैसे भारत और समकालीन विश्व में 5 चैप्टर हैं, किसी में 7 चैप्टर हैं, किसी में 6 चैप्टर हैं, तो उन चैप्टरों के नंबर डिवाइड कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस प्रकृति का आएगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में क्वेश्चन की प्रकृति बताता हूँ, समझाता हूँ। तो स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता है कि कहाँ से कौन से चैप्टर में कौन सा चैप्टर कितने अंक का है। जब ये स्टूडेंट को पता नहीं है तो फिर वो भटकेगा या फिर उसकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए पहले स्टूडेंट को तैयारी स्टार्ट करने से पहले एक तो सिलेबस माइंड में सेट करना है। एक जो बोर्ड ब्लूप्रिंट जारी करता है कि कौन से क्वेश्चन की प्रकृति आएगी, कैसी आएगी। अभी देखें तो 5 प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, अति लघुत्तरात्मक जिनका एक लाइन में उत्तर दिया जा सकता है, लघुत्तरात्मक 2 या 3 लाइन में उत्तर दिया जा सकता है, दीर्घ लघुत्तरात्मक जिसमें 50 शब्दों में हम उत्तर देते हैं। फिर लास्ट में आता है निबंधात्मक प्रश्न। तो हमें जो बोर्ड ब्लूप्रिंट जारी करता है उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। जैसे कोई चैप्टर अगर 2 नंबर है अंक विभाजन में, अगर किसी चैप्टर के 2 अंक हैं तो जाहिर सी बात है उसमें लघुत्तरात्मक, दीर्घ लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन तो आएगा नहीं। उसमें सिर्फ वस्तुनिष्ठ या अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आ सकता है। और मार्क्स दिलाने के लिए वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, ये मार्क्स दिलाने में सहायक हैं। इसी क्रम में है ये एसएसटी पे ही लागू नहीं होता, ये हर सब्जेक्ट पे लागू होता। लेकिन एक एसएसटी को ऐसी हवा बना दी क्योंकि एसएसटी में बुक ज़्यादा हैं, लेंथी सिलेबस है, लेकिन कुछ भी लेंथी नहीं है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट के आधार पे जो बोर्ड जारी करता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। नंबर अच्छी तरह, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। जो लेसन है उसकी पृष्ठभूमि या उसका कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जैसे मान लो कि कोई पार्ट या कोई लेसन 2 नंबर का है, तो उस लेसन या पार्ट को हमें ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न के हिसाब से उसका अध्ययन करना चाहिए। अमूमन अगर पिछले साल का पेपर देखें तो उसमें 3 या 4 क्वेश्चन थे जो निबंधात्मक थे। एक क्वेश्चन मैथ से पूछ सकता है
4 नंबर के निबंधात्मक में जैसे मैप में कोई स्थान दे देगा और बोलेगा इसमें मैप में कहाँ है, कहाँ अंकित है। थोड़ा टेक्निकल रटने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझना सबसे महत्वपूर्ण। बोर्ड, क्योंकि बोर्ड ने सब कुछ जारी कर दिया है, प्रश्न पत्र का प्रारूप जारी कर दिया है, ब्लूप्रिंट भी जारी कर देता है, उनके अंक विभाजन भी बोर्ड जारी कर देता है। लेकिन स्टूडेंट की समस्या है कि वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, या फिर जो टीचर पढ़ाते हैं हो सकता है किसी कारणवश वो भी मिस कर जाएं कि ये जो अंक विभाजन है इसका ध्यान में। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद, ये 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और इसका अंक विभाजन है 5। तो अब हम इसे कैसे देखें, क्योंकि इसमें निबंधात्मक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि निबंधात्मक क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है, या फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो 3 नंबर का आता है, तो इसमें अति लघुतरात्मक क्वेश्चन बन सकता है, उसके साथ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकता है, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अगर आप देखें हिस्ट्री का जो चैप्टर है 5वां चैप्टर, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये 2 ही नंबर का। बोर्ड ने इसको विभाजन, बोर्ड के जो पैटर्न है उस जो विभाजन किया है उसमें 2 नंबर का है। तो इसमें ना तो आपके लघुतरात्मक बन सकता, लघुतरात्मक बन सकता है, वस्तुनिष्ठ बन सकता है, अति लघुतरात्मक बन सकता है, लेकिन दीर्घ लघुतरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इसी तरह स्टडी, एसएसटी नहीं, हर सब्जेक्ट की टॉपर बंदे हैं या टॉपर जो भी स्टूडेंट आते हैं वो कुछ ना कुछ टेक्निक यूज करते हैं। मेहनत के साथ टेक्निक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे सिलेबस है, पहले अपने दिमाग में सिलेबस बैठा हो, 4 बुक हैं, चारों के अंक विभाजन शायद 20-20 हैं, फिर उनमें भी जैसे इतिहास है, भारत और समकालीन विश्व, उनमें भी 5 टॉपिक हैं। 5 टॉपिक के अंक विभाजन किस तरह से, उन 5 टॉपिकों में भी हमें अंक विभाजन देखना, प्लस पिछले 2 साल के पेपर देखकर हम एनालिसिस कर सकते हैं कि आगे कैसा बोर्ड का, और एक अनुमान लगा सकते हैं अगर हम पिछले 2 साल के पेपर का अध्ययन करें। ये भी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए कि पिछला प्रश्न पत्र, पिछले कम से कम 2 प्रश्न पत्र उसके दिमाग में होने चाहिए किसी भी स्टूडेंट के, उनको भी समझे कि किस प्रकृति के क्वेश्चन आए हैं, कौन सा क्वेश्चन उन्होंने कहाँ से लिया है, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया है। ये चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है। रटने के बजाय समझना बहुत ज़रूरी। अगर जिस स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो वो स्टूडेंट मार्क्स नहीं खाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कॉन्सेप्ट को समझना। अभी जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो
यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एक ही दिन में तो हुआ नहीं। इसके उदय के जो कारण हैं वो ऑलमोस्ट, मतलब जो इसके उदय में सहायक बने हैं वो 9th की बुक में है। जैसे फ्रांस की क्रांति है, रूस, यूरोप में साम्यवाद, समाजवाद और रूस की क्रांति है। तो कहीं ना कहीं जर्मनी और इटली के संदर्भ में दे रखा है। तो वहीं से वो कारण, अगर आपने 9th में अच्छी तरह स्टडी की है तो फिर इसको पढ़ने में ज़्यादा जोर नहीं आएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद। इस पहले तो हमें ये देखना होगा कि यूरोप में ही राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ। सबसे पहले ऐसे क्या कारण थे कि वहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फिर एक पढ़ने का सिस्टमेटिक ढंग, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद है तो राष्ट्रवाद, पहले राष्ट्रवाद का अर्थ प्रकृति, फिर राष्ट्रवाद का उदय। फिर राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में ही क्यों हुआ। पहले अमेरिका में नहीं हुआ, यूरोप में क्यों हुआ। भारत में इतनी लेट राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद के उदय होने के और भी कई कारण हैं। इसमें इसी राष्ट्रवाद में हिटलर और नात्सीवाद का उदय होता है। तो एक कॉन्सेप्ट को समझना महत्वपूर्ण होता है। एक कॉन्सेप्ट, अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। वस्तुनिष्ठ में क्वेश्चन जो पूछता है वो फैक्ट क्वेश्चन पूछता है। अमूमन ज़्यादातर फैक्ट से संबंधित, डेट है, किससे रिलेटेड है, तो वो क्वेश्चन पुटअप करता है। तो हमें उस हिसाब से कि वस्तुनिष्ठ एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं, 20 या 30। इससे ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन ही नहीं सकते। तो अगर हम पिछले 2 साल के पेपरों का एनालिसिस करके फिर तैयारी करें तो हमें कुछ समझ में आ जाए। पढ़ने से इम्पोर्टेंट है पहले सिलेबस को माइंड में सेट करो, फिर बोर्ड ने किस तरह से पैटर्न लागू किया है, किस तरह से उसका ब्लूप्रिंट है, कौन से पार्ट कितने अंक का है, ये सब चीज़ें कर लेने के बाद आपकी कम से कम 30 से 40% स्टडी कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि आप समझ जाएंगे कि किसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा हैं अंक विभाजन को देखने के बाद में। ये एक स्टूडेंट की समस्या है क्योंकि वो कभी भी इस पर गौर नहीं करता है। वो हर पार्ट, हर चैप्टर समान रूप से लेके चलता है। समान रूप से लेके चलो, लेकिन उसका अंक बाहर भी देखो और रटने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट जिसके समझ में आ गया उसके समझो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। जिसने कॉन्सेप्ट या जिसने जिस चैप्टर की पृष्ठभूमि पढ़ ली तो उसे ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर इस लेसन में क्या है क्या नहीं। दूसरा, स्टूडेंट अगर हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने लग जाए या कोई टीचर उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दे, पढ़ाते वक्त अगर उनको हाईलाइट करवा दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो
स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कोर्स कराने से मतलब नहीं है, कितना कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, कहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, ये सब देखना एक टीचर का काम होता है। ये हर क्लास में लागू होता है। आप चाहे 10th के बोर्ड देख लो, 12th का बोर्ड देख लो, पढ़ाने को हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट को सही मार्क क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट, बोर्ड का पैटर्न, इसके अनुसार अगर तैयारी किया जाए तो कोई भी स्टूडेंट टॉपर हो सकता है। और 9th में भी स्टूडेंट को बोर्ड की तरह ध्यान देना चाहिए। अगर जिसने 9th में अच्छी तरह से पढ़ाई की है उसको 10th में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल स्टडी ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ी टेक्निक यूज़ करनी है। निम्नात्मक प्रश्न लिखने का तरीका विकसित करना है, पॉइंट बनाने हैं, तो थोड़ी मेहनत में ही स्टूडेंट के अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट भी इसको इजी वे में लेते हैं। अगर आपके साइंस, मैथ, इंग्लिश में अगर 100 में से 100 आ गए और SST में 80 आए तो संतुलन गड़बड़ा गया। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। उसके साथ माइंड में सिलेबस, ये किस बुक में को कितना चैप्टर है, प्लस पिछले 2 साल के पेपर को ध्यान में रख के किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से कौन से पार्ट में से आए हैं, ये सब, और अंक विभाजन, ये सब अगर स्टूडेंट ईमानदारी से फॉलो करता है तो उसको SST में कोई समस्या नहीं है। किताब भले ही 4 हैं लेकिन ज़्यादा टफ नहीं। थोड़ी से हिस्ट्री जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री डाल दी तो उसकी वजह से थोड़ी स्टूडेंट में नेगेटिविटी आ जाती है कि भाई ये टफ है। और लेकिन अगर थोड़ा गौर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, इनमें नंबर आने के चांस ज़्यादा रहते। तो हमें बोर्ड के पैटर्न के अनुसार अंक विभाजन, ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए तो रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप निबंधात्मक प्रश्न भी आसानी से हल कर सकते, रटने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, बोर्ड उसमें जो पैटर्न बनाता है वो समग्र कि बालक में कितनी, स्टूडेंट में कितनी समझ है, वो इसी तरह हर तरह के क्वेश्चन
बनाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे इसमें उद्देश्य जो होता है बोर्ड का, वो बोर्ड का उद्देश्य होता है 4 तरह से, 4 तरीका का उसका उद्देश्य होता है। एक, ज्ञान, जो ऑब्जेक्टिव और अति लघुतरात्मक में होता है। दूसरा है अवबोध। तीसरा है अभिव्यक्ति, जो दीर्घ लघुतरात्मक में होता है। और चौथा है मौलिकता, कि एक निबंधात्मक क्वेश्चन का मकसद क्या होता है। वो एग्जामिनर या बोर्ड जो पेपर बनाता है वो उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए ही निबंधात्मक क्वेश्चन, और असली बच्चे की मानसिक स्थिति निबंधात्मक क्वेश्चन से ही पता चलती है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई टफ नहीं है। अगर एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसी तरह 12वीं का भी देख लो, वही सेम है। यानी कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा है। स्टूडेंट को ये समझाना चाहिए कि इस पैटर्न के आधार पे आपको तैयारी करनी है। तैयारी सब करते हैं, प्रत्येक स्टूडेंट तैयारी करता है, लेकिन उनको गोल पता नहीं होता है। अमूमन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम, सभी की नहीं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको तो ये भी पता नहीं होता है कि बुक कौन सी है, क्या है, क्या नाम है उनकी। इसीलिए स्टूडेंट को रटने के बजाय कॉन्सेप्ट क्लियर पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन की प्रकृति समझने के लिए हमें पिछले 2 साल का पेपर एनालिसिस करना चाहिए कि पिछले 2 साल के पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकृति के आए हैं। अगले एग्जामिन पेपर बनाने वाले की मानसिक शक्ति का पता चल जाता है कि उसने किस आधार पे पेपर बनाया है, कौन, वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो अगर 2 साल के पेपर का एनालिसिस करते हैं। इसलिए सामाजिक सब्जेक्ट रटने का नहीं, सिर्फ समझने का। अभी जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद है, इसमें हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद यूरोप में क्यों शुरू हुआ। भाई यूरोप में फ्रांस की क्रांति हुई, रूसी क्रांति हुई, तो लोगों के अंदर एक अलग सी भावना जागृत हो गई। पहले चर्च के पादरी इनका वर्चस्व था, लेकिन जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ी, लोगों ने विरोध किया। तो ये सब चीज़ें हैं। 10th में सामाजिक में कोई भी परेशानी नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न ध्यान रखो और उसी पैटर्न के आधार पे रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि आजकल एक निबंधात्मक क्वेश्चन में इसीलिए भी डाला जाता है कि बच्चे की समझ कितनी है, कि रट के उसने किया है कि कुछ उसने समझ के किया है। निबंधात्मक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि क्योंकि निबंधात्मक क्वेश्चन में कुछ अपनी भाषा लिखनी होती है,
तो निबंधात्मक क्वेश्चन बच्चे की मौलिकता को चेक किया जाता है कि बच्चा कैसे लिखता है, क्या उसकी मानसिक स्थिति है, क्या उसकी सोच है। यही सब कुछ है। अब इसमें अपन देखते हैं 4 बुक हैं। एक हिस्ट्री के आगे जो भारत और समकालीन विश्व है, भाग 2। समकालीन भारत है, ज्योग्राफी में आ गई। लोकतांत्रिक राजनीति है, वो पॉलिटिकल साइंस की आ गई। आर्थिक विकास की समझ, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित आ गई। क्योंकि बोर्ड स्टूडेंट की मानसिक स्थिति, उसकी अभिव्यक्ति कैसी है, उसकी मौलिकता, अवबोध, इन सबके मिश्रण को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाता है। स्टूडेंट ने कितना समझा, कितना पढ़ा, क्या उसके विचार हैं। तो पेपर बनाने के लिए बोर्ड में जो पेपर बनाते हैं वो ऑल ओवर स्टूडेंट का क्या विकास है, क्या सोच है, क्या तरीका है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर बोर्ड पेपर बनाता है। एक बार हम हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। हिस्ट्री के सिलेबस में 5 टॉपिक दे रखे हैं। जो कोरोना काल के बाद 30% सिलेबस कम हुआ था, उसके बाद में 5 टॉपिक दे रखे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, और एक है मुद्रण संस्कृति, आधुनिक विश्व, आधुनिक दुनिया या विश्व। ये 5 टॉपिक है। रटने का इनमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ समझने का है। इसलिए आज हमने 10वीं के प्रश्न पत्र का एनालिसिस किया, क्या उसका पैटर्न होता है, कैसे उसको पढ़ना है, कैसे उसको देखना है। मतलब तो आज के समय में बच्चे रटते ज़्यादा हैं, जबकि रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बोर्ड ने प्रश्नों की जो प्रकृति है उसको भी डिसाइड कर रखा है। प्रश्नों की जैसे संख्या है, अति लघुतरात्मक प्रश्नों की संख्या होगी, मतलब वस्तुनिष्ठ की 12, अति लघुतरात्मक की लगभग है 12 के 10-12 के आसपास होंगे। लघुतरात्मक क्वेश्चन होंगे 13। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि जिसकी शब्द सीमा 50 या 50 तक होती है, वो 4 क्वेश्चन आएंगे। और निबंधात्मक क्वेश्चन 3 आएंगे, जिसमें हो सकता है 2 बुक से हो और 1 मानचित्र में कोई भी दशा। ज्योग्राफी से संबंधित भी मानचित्र आ सकता है, हिस्ट्री से संबंधित भी मानचित्र आ सकता है। तो जो तीसरा क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है वो मानचित्र की होती है, कि जो तीसरा निबंधात्मक प्रश्न बनेगा उसकी मानचित्र की ही संभावना ज़्यादा होती है। तो
मैंने जो कहा शायद आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, तो अगली बार सुधारने की कोशिश करूँगा। अब हम जल्दी ही मैं यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट करूँगा, एक एक चीज़ बारीक से समझेंगे। क्वेश्चन की प्रकृति, पैटर्न, कहाँ से क्वेश्चन उठता है। यह कहने का मतलब एक स्टूडेंट को ऑल वर्ड की जानकारी होनी चाहिए। रटने पे अपन फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे। और एक चैप्टर में अगर हम मुश्किल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालें तो 20 से ज़्यादा नहीं निकलते। तो चार अपने पास बुक हैं, तो लगभग इनमें इतने ही 250-300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। इन्हीं में से वो 12-13 क्वेश्चन आते हैं। तो हम सब देखेंगे यूट्यूब पे, क्लास में आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। अब हम कल 12th पॉलिटिकल और हिस्ट्री के बारे में एनालिसिस करेंगे। क्या उनका पैटर्न है, किस हिसाब से उनको पढ़ना है, किस हिसाब से उनको तैयारी करनी है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, ये सब हम कल डिस्कस करेंगे। जय श्री राम, थैंक यू।